Hello, friends. How are you? Welcome back again on English Ocean. This is Sadhna, and today's video we are going to discuss teaching methodology questions and remaining 15 question of the part 1. You have must do these questions if you want to score well in English portion. Let's start. आज की वीडियो में हम बाकी के 15 क्वेश्चन जो हमारी लास्ट वीडियो के रह गए थे उनको कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच होती है वो क्या है? फोकस ऑन ग्रामेटिकल एक्यूरेंसी, emphasizes on root memorization, focus on using language for meaningful communication, strict adherence to textbook। इसका देखो, उसने पूछा है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या होती है। कम्युनिकेटिव यानी कि बातचीत वाली लैंग्वेज टीचिंग। ये देखो, एक तो हमें टैग वर्ड मिल गया कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज पूछी है तो मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होना चाहिए। इससे हम सी को बिना टाइम लगाए टिक करके आ सकते हैं, पर यहाँ हम समझेंगे भी और ट्रिक भी, दोनों चीजें करेंगे। फोकसिंग ऑन यूजिंग लैंग्वेज फॉर मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। CLT वो मेथड है जिसमें हम एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन के थ्रू फोकस करते हैं लैंग्वेज पे, ठीक है। इसके अलावा देखो, ये नेगेटिव टैग वर्ड है अदरनेस टू टेक्स्ट बुक। पूरा हमें टेक्स्ट बुक पे फोकस करना है नहीं, हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करना है, तो ये रॉन्ग आंसर है। फोकस ऑन ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं हम वहां पर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी को प्रायोरिटी नहीं देते। एम्फेसाइज ऑन रूट मेमोराइजेशन। रूट मेमोराइजेशन ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है, रटवाना नहीं है, बच्चों को समझाना है। क्लियर? सो द आंसर इज सी। CLT emphasizes fluency and the ability to use language in real life situation। ये फ्लुएंसी पे जोर देता है। भले ही थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, इनको इग्नोर किया जा सकता है अगर आपकी फ्लुएंसी अच्छी है, और ये एम्फसाइज करता है ग्रामर के यूज के बिना हम लैंग्वेज को यूज कर सके रियल लाइफ सिचुएशंस में। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, which teaching method involves student working together in small groups to achieve a common goal। कौन सा ऐसा टीचिंग मेथड है जिसमें ग्रुप लर्निंग को फोकस किया जाता है? बेसिकली ग्रुप लर्निंग ही पूछ रहा है ये, इसने बस थोड़ा घुमा के पूछा है कि ऐसा कौन सा टीचिंग मेथड है जिसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व करते हैं, एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में, किस लिए? अचीव करने के लिए एक कॉमन गोल को। क्लियर? तो लेक्चर मेथड में फर्स्ट ऑप्शन है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में क्या होता है कि एक टीचर अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराता, बल्कि एक लेक्चर के थ्रू सारी बातें बता देता है, और बाकी पैसिव लर्नर्स होते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग में एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं। कोऑपरेटिव का मतलब भी सहयोग करना है। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। देखो, कोऑपरेटिव मतलब एक दूसरे का सहयोग करना, इंडिविजुअल का मतलब ही अकेले अकेले है। तो इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, इसमें हर स्टूडेंट को अलग इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, इसमें भी डायरेक्ट हम स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18. What is task based learning? TBL. टास्क बेस्ड लर्निंग क्या है? देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें हम बच्चे को कोई टास्क देंगे। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। लर्निंग ग्रामर रूल्स इन आइसोलेशन, अकेले में बैठ के बच्चा ग्रामर के रूल्स को रट रहा है, याद कर रहा है, तो वो क्या टास्क बेस्ड लर्निंग है? नहीं। कंप्लीटिंग रियल वर्ल्ड टास्क यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज, हम जो भी टारगेट लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज हम सीखना चाह रहे हैं, उसमें हम उसको कुछ रियल वर्ल्ड टास्क दे रहे हैं। मेमोराइजिंग वोकैबुलरी लिस्ट, वोकैबुलरी की हमने उसको एक लिस्ट दे दी, उसको वो याद कर रहा है, क्या इसमें वो कोई टास्क कर रहा है? नहीं। ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, जब एक बच्चा किसी भी टेक्स्ट को किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा है, तो उसको भी हम टास्क लर्निंग नहीं बोलेंगे। टास्क बेस्ड लर्निंग इज बेसिकली लर्न बाय डूइंग। क्लियर? कुछ भी करके सीखने को हम टास्क बेस्ड लर्निंग कहते हैं। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. What is the purpose of using authentic material in language teaching? लैंग्वेज टीचिंग में जब भी हम कोई भी ऑथेंटिक मटेरियल यूज करते हैं, तो उसका हमारा मेन पर्पस क्या होता है? टू सिंप्लीफाई द लैंग्वेज फॉर लर्नर, ऑथेंटिक मटेरियल यूज करने का हमारा मकसद ये है कि हम लर्नर्स के लिए उसको सिंप्लीफाई कर पाए? नहीं। टू एक्सपोज लर्नर टू रियल वर्ल्ड लैंग्वेज यूज, हम एक्सपोज करते हैं to expose learner to real world language use, to focus on grammar rules only, to avoid cultural content. देखो ऑथेंटिक लैंग्वेज मटेरियल अगर हम यूज कर रहे हैं, तो उसका बेसिक एक ही पर्पस होता है, रियल वर्ल्ड के साथ हमको जोड़ना। अगर ऑथेंटिक मटेरियल होगा तो हम रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, ऑथेंटिक मटेरियल नहीं होगा तो हम ख्याली जो जिंदगी होती है उसी में जीते रहेंगे, और लैंग्वेज भी उसी फील्ड में हमारी चलती रहेगी। देखो जब भी एक बच्चा, स्टूडेंट या फिर एडल्ट जो भी है, जब भी हम लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, तो जरूरी है कि हम ऑथेंटिक मटेरियल पे जाएं। बहुत सारी वोकैबुलरी ऐसी है जो फ्लुएंट लर्नर को भी नहीं आती। अगर हम वोकैबुलरी के चक्कर में फंसते जाएंगे तो हम कभी भी फ्लुएंट स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे। तो ऑथेंटिक मटेरियल हमें ये बताता है कि कितना हमारे लिए सफिशिएंट है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following is an example of using technology to enhance language learning? इसमें से वो कौन सा एग्जाम्पल है जो टेक्नोलॉजी के यूज को इनहेंस करता है, मींस बढ़ाता है लैंग्वेज लर्निंग में? इग्नोरिंग ऑनलाइन रिसोर्सेज, क्या अगर हम सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज को इग्नोर कर दे तो हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी? नहीं। यूजिंग लैंग्वेज लर्निंग एप्स एंड वेबसाइट, चलो देखते हैं आगे। रिलाइंग सोलली ऑन टेक्स्ट बुक, पूरी तरह से टेक्स्ट बुक पे निर्भर हो जाओ तो टेक्नोलॉजी आ जाएगी लैंग्वेज लर्निंग में। डिस्करेजिंग स्टूडेंट फ्रॉम यूजिंग द इंटरनेट, अगर हम स्टूडेंट्स को मना कर दें कि आपको बिल्कुल इंटरनेट यूज नहीं करना है, तो क्या हम टेक्नोलॉजी को इनहेंस कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं? ऑफिशियली तो देखो ऑब्वियस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
अगर हम लैंग्वेज लर्निंग में ऐप और वेबसाइट को यूज करते हैं तो हम टेक्नोलॉजी को इन्हेंस करेंगे लैंग्वेज लर्निंग में। क्लियर? टेक्नोलॉजी ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ टूल्स एंड रिसोर्सेज फॉर लैंग्वेज लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 21. The wind whispered secrets through the trees is an example of what literary device? Literary device क्या होती है ऑलरेडी मैं पार्ट 1 में बता चुकी हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी सिमली भी बता दिया है, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ये मैं आपको लास्ट वीडियो जो हमने पार्ट 1 किया था इसी वीडियो का उसमें करा चुकी हूँ। अब पढ़ लेते हैं ये अलिट्रेशन क्या है। अलिट्रेशन है जब भी कभी सेम साउंड की रिपीटिशन होती है, सेम कॉन्सोनेंट की या सेम वाल की जो रिपीटिशन होती है, जैसे बिली बटन बॉटन ब्रॉट अ ब्यूटीफुल बंच ऑफ बनानास, इसमें बी की रिपीटेशन हो रही है तो ये क्या है, एक अलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। अब ऊपर वाले को देख लेते हैं। द विंड विस्पर सीक्रेट्स थ्रू द ट्रीज, जो हवा है वो फुसफुसा रही है किसके, सीक्रेट, थ्रू द ट्रीज, वो पेड़ों के थ्रू ऐसा लग रहा है कुछ सीक्रेट बातें, कुछ रहस्य फुसफुसा रही है। क्या हवा बोलती है? नहीं बोलती ना। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स को, स्पेशली नेचर को, हमने क्या दे दिया, लिविंग वर्चू दे दिया, तो इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। क्लियर? आई होप मैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। Personification gives human qualities to inanimate objects. Question number 22. In pedagogy, what does assessment for learning primarily focus on? पेडागोजी में जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है वो किस पे फोकस करती है? ग्रेडिंग स्टूडेंट्स, क्या स्टूडेंट को ग्रेड देना असेसमेंट की मेन फोकस होता है? नहीं। प्रोवाइडिंग फीडबैक टू इम्प्रूव लर्निंग, ये कुछ सही लग रहा है। रैंकिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, क्या हम उनको रैंक दे देते हैं, रैंक 1 रैंक 2 असेसमेंट में ही? नहीं, वो लास्ट एसेज के बाद होता है। जजलिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ करिकुलम, नहीं ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है वो बेसिकली इसीलिए होता है ताकि हम फीडबैक प्रोवाइड करा सकें और लर्निंग को इम्प्रूव करा सकें। क्वेश्चन नंबर 23. Which of the following is not a characteristic of effective questioning technique in the classroom? तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा ना तो नोट पे ध्यान देना। ज्यादातर बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, नोट पे ध्यान नहीं देते और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इफेक्टिव क्वेश्चन टेक्निक का जो क्लासरूम में की जाती है? encouraging student participation, ये तो है। इफेक्टिव क्वेश्चन में हम कोशिश करते हैं ना सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, तो ये तो है, हमें नोट वाला निकालना है। आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, हम बच्चों को बोलते हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन पूछें जो ओपन एंडेड हो। ओपन एंडेड कैसा क्वेश्चन होता है, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया उसके लास्ट में हम ओपन एंड छोड़ते हैं, मतलब एक क्वेश्चन छोड़ते हैं लास्ट में ताकि दूसरा बच्चा उससे क्वेश्चन उठा सके। फोकसिंग ओनली ऑन हाई अचीविंग स्टूडेंट, देखो ये नहीं होना चाहिए। क्या सिर्फ जो हाई अचीविंग स्टूडेंट होते हैं उन पे फोकस करना चाहिए, बाकी बच्चों को नहीं करना चाहिए फोकस? ये गलत है। प्रोवाइडिंग वेट टाइम फॉर रेस्पॉन्स,
हमें रेस्पॉन्स के लिए वेट टाइम तो देना ही होगा ना। बिना वेट टाइम दिए हम रेस्पॉन्स बच्चों से मांगेंगे तो ये इफेक्टिव क्वेश्चनिंग नहीं होगी। देन आंसर इज द सी। Question number 24. Which literary period is known for its emphasis on reason, logic and classical forms? इनमें से कौन सा ऐसा लिटरेरी पीरियड था जिसमें फोकस किया गया था रीजन पे, किसी भी चीज के पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है और क्लासिक फॉर्म्स पे? तो वो पीरियड था नियो क्लासिज्म। नियो क्लासिज्म में जो राइटर थे वो वैल्यूज को इम्फेसाइज कर रहे थे, वो वैल्यूज पे फोकस कर रहे थे और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, लॉजिक ढूंढ रहे थे बेसिकली हर चीज के पीछे। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ यूजिंग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का सबसे प्राइमरी गोल क्या है, सबसे फर्स्ट गोल, बेसिक गोल क्या है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का? मेमोराइजिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। क्या प्रोजेक्ट पे इसलिए पढ़ाते हैं ताकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में याद हो जाए? अप्लाइंग नॉलेज एंड स्किल टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इसलिए कराते हैं कि उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो बच्चे हैं वो रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करेंगे और उनमें एक स्किल आएगी अपनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड सेंटेंस? ये आपका ग्रामर का क्वेश्चन आ गया है। इनमें से कौन सा है जो कंपाउंड सेंटेंस का एक एग्जाम्पल है? बिकॉज इट वॉज रेनिंग, द कैट सैट ऑन द मैट, द डॉग बार्क्ड लाउडली एंड द कैट ran away after the game। तो ये क्लॉज है, पूरा सेंटेंस नहीं है। उसने पूछा है कंपाउंड सेंटेंस, ये भी क्लॉज है, पूरा सेंटेंस नहीं है। तो ए और डी एलिमिनेट हो गए। उसके बाद बचा द कैट सैट ऑन द मैट, ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है तो ये भी आंसर नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर है द डॉग बार्क्ड लाउड एंड द कैट रन अवे। ये एंड कंजक्शन के साथ जुड़ रहा है। क्लियर? कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं ना, तो देखो यहाँ पे दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट हैं। द कैट रन अवे, द डॉग बार्क्ड लाउडली। क्वेश्चन नंबर 27. What does Bloom's taxonomy describe? ब्लूम की टैक्सोनॉमी क्या डिस्क्राइब करती है? A system for classifying education goals and objectives, a method for teaching grammar, a theory of motivation, a way to access personality traits. So the correct answer is a system for classifying educational goals and objective. Bloom taxonomy categorize learning into two parts, objective from simple and it go through complex. Question number 28. Who is known for the concept of मल्टीपल इंटेलिजेंस? मल्टीपल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट के लिए किसको जाना जाता है? दैट इज हॉवर्ड गार्डनर। सो द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 29. विच मूवमेंट इन लिटरेचर emphasized subjective experience and the inner working of the
माइंड। वो कौन सा मूवमेंट था जिसने क्या किया, लिटरेचर को एम्फसाइज्ड किया सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के लिए, और इनर वर्किंग ऑफ द माइंड को एम्फसाइज किया। मतलब कौन सा मूवमेंट हुआ था जिसमें लिटरेचर के जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस थे, मतलब किस चीज़ को, स्पिरिचुअल वैल्यूज को, इनर वर्किंग ऑफ द माइंड को एम्फसाइज किया गया था, वो था मॉडर्निज्म। क्लियर? रोमांटिकिज्म में नेचर को प्रायोरिटी दी गई, रियलिज्म में रियल सिचुएशंस ऑफ द मिडिल क्लास सोसाइटीज को फोकस किया गया, और मॉडर्निज्म में ऑफ्टन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ alienation and psychological turmoil. Question number 30. What is the key characteristics of the whole language approach to reading instruction? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है होल लैंग्वेज अप्रोच का, और इसमें रीडिंग इंस्ट्रक्शंस कैसे दिए जाते हैं? तो देखो, होल लैंग्वेज अप्रोच होती है, ये फोकस करती है रीडिंग मीनिंगफुल टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में मीनिंगफुल टेक्स्ट को रीड करते हैं और उसको फोकस करते हैं, दैट इज कॉल्ड होल लैंग्वेज अप्रोच। It is basically emphasize on the understanding. Clear? I hope you have no doubt. If you have any, you can ask in the comment.